काउंसलिंग के लिए स्टेज पर दावत देना चाहते हैं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल स्पीकर्स को, जो हैं डॉक्टर हुसैन बख्श मगसी, डीन फैकल्टी ऑफ Good morning. सुबह का नाश्ता लेके घर की तरफ चलते हुए, नाश्ता सुबह का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत में हैं और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा व्लॉग कुछ डिफरेंट है। आज फेस्टिवल है एजुकेशन के मतलब, तो वहाँ पर हम लगाएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल विंदर, और हो सकते खाना क्लास में ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों के लिए, मतलब काफ़ी ये भाई लोग हम लोग बैठे हुए हैं कार में क्योंकि वेट कर रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और मेरे साथ हैं, सलाम कौन करेगा? वालेकुम अस्सलाम। हाय कर दे। हाय नहीं चलना, चल रहने दे इसको। खैर हम लोग वेट कर रहे हैं दोस्त का, उसामा वो आए तो उसके साथ अंदर जाएंगे, और पीछे भी लोग खड़े हुए हैं वेटिंग में। खैर इनका टाइम 9 बजे था, लेकिन 9 बजे स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो कुछ सेटिंग नहीं हुई। मैं अंदर से होके आया हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर वापस आ गया बाहर। और ब्लॉगिंग का प्रॉपर मतलब अब मुझे बनानी तो है वीडियो, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। अंदर परमिशन मिली तो बनाएंगे, नहीं तो ये व्लॉग अपलोड नहीं होगा। अभी तक लफ्ज़ तारीफ को डिफाइन नहीं कर सकता, तो सर आपकी नज़र में तालीम शऊर का नाम है, तालीम लिखने पढ़ने जानने का नाम है, या फिर तालीम किसी और चीज़ का नाम है? सर सही सर। जैसा कि रसूल साहब ने सवाल किया, देखिए बुनियादी तौर पर तालीम का मतलब जानना है, और हम जब किसी चीज़ को जानने लगते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हम लिखना पढ़ना जानते हैं तो हम जानते हैं। हम अगर चीज़ों को जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम तालीम याफ्ता हैं। तालीम याफ्ता को आमतौर पर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हम आया किताब लिख उनको हम लिख पढ़ कर हम समझ लेते कि हम तालीम याफ्ता बन गए हैं। दरअसल निसाब के साथ साथ हम बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हम बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम किताबें नहीं पढ़ते, हम दानिश्वरों को नहीं पढ़ते, हम दुनिया के बाकी जो इल्म हैं उनको नहीं जानते। हम यहाँ पर तालीम बराए रोज़गार की जो पॉलिसी है उसको देखते हैं, जिसकी वजह से लफ्ज़ में मैं समझता हूँ कि हम तालीम के बुनियादी मकसद को समझ ही नहीं। एज अ वॉलंटियर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर जिनको अमल कर सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज ग्रेट और ग्रैंड जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है सेशन, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर भी हूँ और महसूस भी हो रहा हूँ, और साथ साथ बड़ा हैरतज़दा भी हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह इतने बड़े लेवल का जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट। हमें उम्मीद है कि आप इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी मदद करते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले तालीम, बाकी जो दुनिया है उसमें तालीम के जो है 5 पिलर होते हैं आमतौर पर, जिसको समझना मैं समझता हूँ ज़रूरी है हर स्टूडेंट को, टीचर को भी, और जो भी इससे लिंक लोग हैं। तो सबसे पहला जो मकसद होता है वो लिटरेसी स्किल्स डेवलप करना होता है किसी भी बंदे में। इंसान सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी में रहने के क्या तरीके हैं, उसमें कम्युनिकेशन आ जाती है और भी बहुत सी स्किल्स हैं जो आ जाते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ एजुकेशन के जो लोग हैं, खासतौर पर हमारे स्टूडेंट्स, वो बड़े एग्रेशन में रहते हैं हमेशा। उनको समझ नहीं आती कि अपनी बात किस तरह, किस वक्त, कहाँ, कैसे कम्युनिकेट करनी है।
तो क्योंकि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पढ़े होते, हमारे इदारों में उस पर कोई जोर नहीं किया जाता, तो इस वजह से यही होता है कि हम या तो खुशी से कोई काम कर रहे होते हैं या लड़ने मरने पे उतर आते हैं। बीच का हमें कोई स्टेप समझ नहीं आता कि अपनी बात को किस तरह कम्युनिकेट करें। या दूसरे लफ्ज़ों में हमने इस तरह बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपने स्टूडेंट्स में भी, और खुद उसको इस तरह का कोई लेबल करते हैं कि वो इतना अंडर प्रेशर रहता है यहाँ तक कि वो या तो अपने कोलीग्स के साथ या टीचर के साथ बदतमीजी या लड़ने पे उतर आता है या स्कूल छोड़ के चला जाता है। ये बात इस तरह भी हो सकती है कि कोई अगर बच्ची है या बच्चा है जिसको टीचर कोई लेबल कर रहा है या कोई ऐसा नाम दे रहा है या नालायक कह रहा है, तो जब टीचर की वजह से फिर बच्चे भी उस पर उंगली करते रहते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कम्युनिकेशन का कि वो टीचर को अकेले में मिले या लिख कर दे कि सर या मैडम आप फिलहाल नाम से जब मुझे पुकारती हैं तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी होती है, और आपके जाने के बाद सारे स्टूडेंट मुझे इस तरह उंगली करते हैं। अब मैडम मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं, या तो मैं स्कूल छोड़ दूँ या मैं आपकी शिकायत हुक्म बाला या अपने पेरेंट्स से करूँ, या तीसरा और मेरे समझ में कोई ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपके जहन में कोई ऑप्शन है तो मुझे बता दें। तो वो बगैर लड़ाई झगड़े के मसला बगैर किसी परेशानी के हल हो सकता है सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कम्युनिकेशन न करने की वजह से, इस तरह के बाकी भी बहुत से सोशल स्किल्स हैं जो हमारे बलूचिस्तान के सिनेरियो में बड़े उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और ख़ासतौर पर इदारों में इसको डेवलप करना चाहिए। तीसरा जो मकसद होता है इंटरनेशनल एजुकेशन का वो है लर्निंग स्किल्स, हाउ टू लर्न, हाउ टू थिंक, चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह सोचना है। कोई अगर माल या नेगेटिव सोच आपको कोई दे रहा है तो उसको आपने किस तरह उससे अवेयर रहना है कि वो सोच आपके हक में बेहतर भी है कि नहीं, या वो अपना कोई हिडन या स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं या कोई और स्टेट या हिडन भी छुपे हुए जो वो ज़ाहिर नहीं करना चाह रहा जो उसके मकासद हैं, या वो ऐसे मकासद जो वो ज़ाहिर करके भी बताता है, तो वो भी हो सकते हैं। अब जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में स्पेशली हम हेट, नेगेटिविटी, मायूसी बड़ी अच्छी से बिक जाती है। कोई भी बंदा नेगेटिव बात करे या हेट स्पीच करे या हेट कोई भी एक्टिविटी करे तो हम उसको जल्दी से ले लेते हैं, जबकि हमारे नौजवान नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। कोई भी नेगेटिव बात होती है वो जल्दी प्रमोट भी हो जाती है। तो हमें एज स्टूडेंट, एज एजुकेशनल स्टूडेंट या इस फील्ड के लोगों की वजह से होने की वजह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे अपने या हमारी सोसाइटी के में बेहतर है और कौन सी नहीं। तो ये जो सोच है या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है या क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारे इसी कोर्स का वो है उस फील्ड में उस स्किल्स या नॉलेज को प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेशन है, या ज़ाहिर इल्म जितना भी होता है उसकी जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि वर्जिश के बहुत से फ़वाइद होते हैं और सारी दिन आप उसको पढ़ते रहें, किताबें मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ पढ़ते रहें, उस वक्त तक आपको इस वर्जिश के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो वर्जिश आप खुद शुरू न करें। बिल्कुल इसी तरह किसी भी फील्ड में जो आपका इल्म है उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करते या उसको जब तक आप यूज़ नहीं करते तो उसका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होना। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा आलमिया है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होता है या इंजीनियर होता है, लेकिन उसको जो उसके बेसिक टूल्स होते हैं वो पकड़ने नहीं आते। और दुनिया में इस तरह कभी भी नहीं होता कि एक इंजीनियर पढ़ के फारिग हो जाए और उसको ये भी पता ना हो कि वो अपनी फील्ड का जो टूल है उनके नाम उनका यूज़ किस तरह करना है। तो बहरहाल ये बहुत सी जो पार्ट्स हैं हमारी एजुकेशन के सवाल की तरफ इनडायरेक्टली बताना चाह रहा था यही बात है, लेकिन उससे डायरेक्टली सवाल की तरफ आते हैं। तो अब आप खुद इस क्राइटेरिया को देखते हुए देखें एजुकेशन जा रही है। हमारी जो लीस्ट जो गोल है या सबसे छोटा गोल है लिटरेसी का, हम अभी तक उसी पे फंसे हुए हैं और वो भी हम क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर या अच्छे लिटरेट नहीं हो रहे हैं। और लिटरेसी रेशो अगर आप बलूचिस्तान में देखें, अब इसमें यूथ का क्या किरदार हो सकता है, जिस तरह कि आप कहते हैं विंदर हो या पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा बलूचिस्तान, तो देखिए यूथ के साथ भी ये मसले रहे हैं कि वो नेगेटिव हो जाते हैं, कम्युनिकेटिव नहीं है और बहुत से इनके इशूज़ हैं। तो उनको सबसे पहले तो जिस तरह कि हमने रोज़न पाप है हमारे इसमें जितने भी दोस्त हैं और हम भी उनको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के फोरम हो उनमें बैठ के हम अपने अपने नौजवानों को एक तो पॉजिटिव उम्मीद के साथ उनको ऐसी गैदरिंग रखें
जिसमें वो पुरोमीद हो, मायूसी से निकल के बाहर आ जाए, पहली बात। दूसरा फिर ये है कि हम उसके बहुत से ऐसे एरियाज हैं, खासतौर पर जब हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ होती हैं तो बहुत सी इंटरनेशनल और आजकल पाकिस्तान की भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या और मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये शुरू किया है, अब एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं, कि वो समर स्कूल ही करते हैं। या बाद दफ़ा ये कि हर ग्रेजुएट जब ग्रेजुएट हो जाएगा तो अपने इलाके में कोई ऐसा सेंटर खोलेगा जिसमें से कुछ बच्चों को या इस तरह के नौजवानों को गाइड करेगा, पढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम आ जाएं तो हमारी यूथ इसमें काफ़ी चेंज कर सकती है। और बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल है, उस पर अभी बात करने की या मायूसी फैलाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने का हिस्से का काम करते रहें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जैसे आज आप लोगों ने अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का दिया जलाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रोशन बल्ब जो है वो दिए की तरह चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर है सर, कौन सी वजूहत है कि दूसरे सूबों और दूसरे ज़िला के निस्बत लसबेला के स्टूडेंट्स तालीमी इदारों की तरफ कम जा रहे हैं? असल में ये हमारी फाउंडेशन है। हम जिन मसाइल के बारे में आज बात कर रहे हैं ये आज के बाद इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों को हम ओवरकम करेंगे। जहाँ तक सवाल ये है कि दूसरे सूबों के लोग हमसे या डिस्ट्रिक्ट लसबेला से क्यों आगे, इसकी मेरी नज़र में बेसिक जो इस तरह के हमारे मुल्क ने तालीम को अभी तक वो प्रायोरिटी नहीं दी है जो देना चाहिए। हम दुनिया से इस वक्त 100 साल पीछे हैं तालीम के मैदान में, और हमारा डिस्ट्रिक्ट या हमारा बलूचिस्तान उनसे जो है ना 150-200 साल पीछे। वजह ये कि हम लोगों ने जब तालीम को तवज्जो नहीं दिया, तालीम को हमने इतना प्रायोरिटी दिया ही नहीं, तो ज़ाहिरी बात जब आप प्रायोरिटी देंगे नहीं तो आपके पास जो जनरेशन आएगी, जो आपका फसल आएगा, जो आपके बच्चे आएंगे, वो भी इसको इस तरह को अहमियत नहीं देंगे जिस तरह देना चाहिए। फिर हमने एक बात किया था कि लसबेला में लोग तालीम को मतलब बहुत तवज्जो नहीं दे रहे, तो हमारे पास एक तो लोगों की गुर्बत भी है और जॉब के ज़राए भी हमारे पास है। हमारा छोटा सा बच्चा यानी कि जिसकी उम्र कोई 8-9 साल है, वो जाके किसी ज़मीन पे काम भी कर सकता है, किसी बाग में काम भी कर सकता है, ये चीकू है या बाकी दूसरे जो हमारे ज़री जो इलाके हैं वहाँ जाके 400-500 रुपये कमा भी सकता है। उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ छोटे मोटे जो कारोबार हैं छोटे मोटे वो भी कर सकता है। इस वजह से हमारे बच्चों लोगों ने देखा कि तालीम पता नहीं उनको आगे जाकर क्या देगा, इससे बेहतर है कि 200-400-600 रुपये जो कमा रहा है वो कमा के उसको खिलाए। और जहाँ ये जॉब के या जरिए नहीं थे, उन लोगों ने और देखा कि उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, उनके बच्चों को रोज़गार तो नहीं है। यहाँ माल मवेशी भी है, यहाँ बागत भी है, यहाँ हमारे पास जैसे डाम है, गडानी है और ये हमारे हिंगोल के एरियाज़ हैं। वहाँ लोग जो है ना अपने बच्चों को फिशरमैन माहीगीरी की तरफ भेजते भी हैं और उनसे वो ठीक ठाक वो कमा भी रहे। अभी भी अगर हम कभी कभार डाम की तरफ चले जाएंगे तो हमें बड़े लोगों की नजर आ रहे हैं फिशिंग के लिए, तो शायद इस वजह से देखकर इस चीज़ को देखा कि उन लोगों को साथ मतलब दिन में कोई 600-700 रुपये मिल रहा है और तालीम जो पढ़े लिखे लोग हैं। फिर मसला एक ये भी है कि आपके पढ़े लिखे लोगों को जब एक अनपढ़ वालिद देखता है तो वो भी ज़रा हैरान हो जाता है कि इनमें नाम के तो तालीम में होता है, लेकिन इनके उठने में, उनके बैठने में, उनकी बात में, उनकी नेगेटिविटी के अंदर, तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को क्यों पढ़ाऊँ। हमने लोगों से बात की है, मैंने एक बंदे से मतलब ये बच्चों का जो कैंपेन हमने स्टार्ट किया, हर बच्चा स्कूल के अंदर, हमने लोगों से बात किया, लोगों के घर तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि जब देखो आपके फला बंदा जो है ना पढ़ा लिखा आदमी है, इस तरह अगर पढ़ेगा तो इससे बेहतर नहीं है कि जाके बकरियाँ चराए। तो ये भी एक इशू मेरे हिसाब से हो सकता है और इससे आप वो मतलब वो डिफ़र भी कर सकते हो, उसका नहीं इसमें।
सर यहाँ भी अगर देखा जाए तो 80 नहीं बल्कि मैं 90% कहूँगा कि यहाँ की जो यूथ है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, स्पेशली स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो 80% टीचर्स खुद गवर्नमेंट स्कूल्स के गुटखा खाते हैं। तो सर वो इस टीचर्स उन स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि गुटखा एक सोसाइटी के अंदर जहर है, इससे आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं तो किसी हद तक मैं ये बात पहले कर चुका था, बता चुका था कि जब पेरेंट्स और टीचर्स खुद गुटखा खाते हों तो बच्चा तो उन्हीं को रोल मॉडल समझता है, तो वो कैसे उसको मना कर सकते हैं, और अगर मना करें भी तो उसकी मना की कोई अहमियत नहीं होगी। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जब जो बुराई आप खुद कर रहे हो उसको दूसरों को कैसे मना कर सकते हो। लेकिन हमें भी इसके दो एंगल हैं, एक वो है जो अवेयरनेस समझाने या तालीम देने की ज़रूरत है कि इसके क्या नुकसान आते हैं। दूसरा फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हों, ख़ासतौर पर अगर इदारे हैं यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस, तो कम से कम उस पीरियड में तो टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे स्कूल का हो या स्टूडेंट्स हो, कम से कम उस दौरानी में जब वो स्कूल में इंटर होता है और जब स्कूल से बाहर जाता है या यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो उस दौरान कम से कम उस पर स्ट्रिक्टली पॉलिसी के तौर पर पाबंदी हो, कोई फाइन हो, वो तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ भी यही सवाल पैदा होगा कि जिस स्कूल में खासतौर पर टीचर खुद गुटखा खा रहा हो तो ये भी एक मसला है। तो बहरहाल लेकिन वहाँ पर उसके जो अथॉरिटीज़ हैं, मॉनिटरिंग जो टीम होती है, इसको समझ है और अपनी ज़ात से शुरू करें। आप में से बहुत से अभी बैठे हुए खुद भी गुटखा खा रहे होंगे। हम कोई भी काम हो अपनी ज़ात से शुरू करते हैं या इस तरह सोचे कि मैंने खुद ठीक होना है तो फिर माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो किसी का एक वाक़या है अंग्रेज़ का कि उसने, वो भी हमारी इतना बड़ा जज्बा था, पूरी दुनिया को ठीक करने का, अच्छा करने का उसने तहैया किया, इरादा किया। तो जब कुछ दिन सोचता रहा, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे गौर किया कि पूरी दुनिया को मैंने ठीक करना है, तो फिर उसके बाद उसने जब सोचा कि यार दुनिया तो कुछ बहुत बढ़ जाएगा सिलसिला और मेरे पास इतनी रिसोर्सेज और कैपेसिटी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने सिर्फ मुल्क को ठीक करूँ। फिर इसमें भी कुछ अर्सा गौर व फिक्र करता रहा, फिर उससे भी उसको समझ आई कि ये भी बड़ा काम है, नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने सोचा अपने डिस्ट्रिक्ट जो भी उसकी जैसे हमारा यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो हमारा काउंटी या तहसील होगी उस तरफ, फिर बिल्कुल आकर उसमें ये जाके समझ उसको आई कि अपनी ज़ात से ही क्यों नहीं शुरू करूँ। सबसे छोटा और कम काम है और वहाँ से आप पूरे उस पर आपको कंट्रोल भी हासिल है, जो भी आप करना चाहते हो उस पर इम्प्लीमेंट वो कर रही थी आपकी ज़ात। तो वहाँ से अगर हम शुरू करें उस अंग्रेज़ की तरह, तो ये हमारी सोसाइटी बदल सकती है। बाकी दो ही मेरी नज़र में रहे, एक तो उसके नुकसान की अवेयरनेस दी जाए, दूसरा देखें प्यार से जो नहीं समझता उसके लिए मार भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ज़्यादा सज़ा का कंसेप्ट हो तो किसी हद तक हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मंशियात की बंदिश बाख्तियार लोग बआसानी मिटा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि लसबेला की जो हुकूमत है वो नहीं चाहता कि यहाँ के जो लोग हैं मंशियात से बचें? ऐसा क्यों सर? लुल्लुमा साहब ने तो बात तकरीबन मेरे ख्याल में जवाब दे ही दे दिया। अब देखिए, ये जो बच्चे ने अभी सवाल किया, ये सवाल हर चौराहे पे हर शख्स हमसे पूछता हुआ मिलता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? जब तक आप अपने माशरे को खुद ठीक करने के लिए मैदान में नहीं आएंगे, उस वक्त फरिश्ते नहीं आएंगे, दूसरी कौमों के लोग नहीं आएंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप यही ज़हन में समझ लें कि आप किसी और पर तकिया न करें, किसी और ने कंप्लेन नहीं चलाई, आप मैदान में निकले। हमारे मरहूम अजीम रुजो साहब थे जब, तो उनका एक ही जवाब होता था कि ये 5 रुपए का जहर आसानी से मिल जाता है और ये 5 रुपए की चीज़ें ये हर एक खाता है। तो पहले ये जो सस्ता नशा है जो हर एक इस्तेमाल करता है उसको रोकने की ज़रूरत है, इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। तो ये नहीं कि यहाँ पर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं चलाई, तो मेरे ख्याल में अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनका नाम अगर कोई
कोई गुटखे की तहरीक के हवाले से ना ले तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने बड़ी कंप्लेंट चलाई है, लोगों को समझाया है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल भी मसला है। लोग नशा करना क्यों शुरू करते हैं? इसके लिए हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। बाज़ लोग अपनी परेशानी का हल किसी न किसी नशे में ढूंढते हैं और वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे वो मुब्तला हो जाते हैं फिर दूसरे को वो कर लेते हैं। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल मसला भी है। मेरा यही वो है। किसी भी समाजी मसाइल या ऐसा कोई मसला होगा और उसके खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको पहला जो धमकी है ना उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको पहले धमकी का इंतज़ार करना पड़ेगा, इससे डरना नहीं होगा। इसके बाद खत्म। पहले धमकी को अगर आपने बर्दाश्त किया, अगर आप मेरे कारोबार को बंद करना चाहते हो, मेरे पहले धमकी को बर्दाश्त कर सकते हो तो आप इससे बर्दाश्त करोगे, फिर आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकोगे। और अगर आप इन चीज़ों से डरोगे फिर तो नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डांग में ये शराब का एक गुत्ता इन लोगों ने क्या किया, ये बुलशेरी में स्टार्ट किया। बुलशेरी का ये थोड़ा सा बॉर्डर लगता है सोनमियानी यूसी में। इन लोगों ने कहा कि चूँकि ये इलाका उसी सोनमियानी के जो यूसी में आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर इसको शराब के गुत्ते को खोल सकते हैं। तो इसमें ये जो हमारा बुलशेरी के बाद ये केरडी साहब का गांव है, फिर सोनमियानी वाले हमारे साथ शामिल हुए। हम लोगों ने इसका भरपूर मुकाबला किया। हम हब तक चले गए, हमने तहसीलदार को इन्वॉल्व किया, हमने SHO को इन्वॉल्व किया। फिर हमें धमकियाँ भी मिली। हमारे काउंसलर को धमकी, अगवा, पता नहीं किस तरह की धमकियाँ मिली। उसने कहा जो करना है कर लो, वो वैसे ही वजह की आदमी। उसने कहा अगवा भी करो, मारो भी, जो हमारी मर्जी है। तो उसका मतलब है कि आप जब भी किसी सोशल ईवल के खिलाफ लड़ोगे तो आपको पहले 2 धमकियाँ होंगी। मैं कहता हूँ एक धमकी कि मैं आपको अगवा करूँगा, मैं आपको मारूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर आपके अंदर ये बर्दाश्त है तो फिर आप लड़ सकते हो, अदरवाइज चुप करके बैठ जाओ, बाकी बैठे हुए आगे बढ़ो। इसमें थोड़ा एक और चीज़ ऐड करूँ, खासतौर पर वो नौजवान जो नशे से लिंक्ड हैं, जो कर रहे हैं या बेच रहे हैं या जो भी है, ज़रा उनके लिए एक पैगाम है। देखिए, जिन कौमों को अगर आपने गुलाम बनाना है तो उनको नशे पे, अयाशी पे और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों में डाल दो और वो हमेशा नशे वाला बंदा के लिए सब कुछ ठीक है। घर में बच्चे अगर उसके भूखे भी मर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। आप एज ए नौजवान इस तरह चीज़ों को देखो कि भाई आप इस कौम के, इस मुल्क के, इस इलाके के लीडर बनोगे। इस इलाके की उम्मीदें सारी तुम्ही से हैं और अगर तुमने ये जाके नशा ही शुरू करना है, कुजा के मुल्क की, इलाके की आप जिम्मेदारियाँ पूरी करो, अपनी फैमिली की भी। जब भी कभी कोई नशा आपको ऑफर कर रहा है या नशे की तरफ आपको लगे कि मुझे जाना चाहिए, तो फिर आप अपने आप को यूँ समझाओ या दोस्तों को भी यूँ समझाओ कि भाई इस कौम की उम्मीदें हम इस यूथ के साथ होती है। किसी भी कौम की उम्मीदें उस यूथ के साथ होती है। उसने अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों या नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो बहुत सोचेगा। फिर गोया कि फिर तुम सारे नशे में धुत रहोगे, फिर लोग बाकी लोग जो चाहें आपसे करवाएं या करें। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ा पैगाम आएगा, कोई समझना चाहे। थैंक यू सर। हमारे पास टाइम की कमी है, सिर्फ अभी 2 सवाल आप लोग कर सकते हैं फीमेल की तरफ से, बाकी हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा मालूम प्रो वॉल्यूम। ये हमारे सरदार साहब बुक लेते हुए, जो आई थिंक लेंगे नहीं, जस्ट एवं शौकिया मार रहे हैं। वॉलंटियर शुमांगा ज़्यादा मुल्क ऑपरेट करने शुमांगा ज़्यादा मुल्क आया बैंक तो कैसे बैंक तो बना दे
ये वजीर है नूर लोग यहाँ पर हम लोग ने बुक वगैरह परचेज़ की है और डिस्काउंट में दे रहे हैं, मतलब 50 रुपीज़ डिस्काउंट कर रहे हैं और बुक वगैरह ले ली। उसके बाद तकरीर वगैरह हो गई, अभी हम लोग निकलने की करेंगे यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया, 4 घंटे हो गए हम लोग यहीं पे और अभी घर की तरफ चलेंगे। राफे उसामा भाई लोग हमारे साथ हैं, उसामा राठौड़, समेर उसामा एंड अब्दुल राफे। हम लोग ने क्या लिए देखें, बुकें वगैरह लिए बुक स्टोर से। और किस मतलब क्या था आज फेस्टिवल था सर, तालीम के हवाले से। किस मुतल्लिक था, क्या कुछ बताएंगे आप? अच्छा तालीम के हवाले से, तालीम के हवाले क्या था उसमें? अरे हम लोग वीडियो बना रहे हैं भाई, छोड़ो फजूल में। और ये हमारा पाकिस्तान, ये अभी चेक करें, वो फिर से उसको ले ला बुल वर्क नहीं हुआ। और यहाँ पर हमारे सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अपना फेस्टिवल यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब हम लोग जा रहे हैं उसामा भाई के घर पे। वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर वापस जाएंगे घर की तरफ। ये पकड़ होए और इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।